प्रिय साथियों, विरासत संरक्षण और परिचय की श्रृंखला में आज मैं श्री अरविंद जी शर्मा, जो कि भारत के जाने माने टूरिस्ट गाइड है और इंडियन गवर्नमेंट द्वारा ऑथोराइज आप टूरिस्ट गाइड है। आपने 60 से अधिक देशों की यात्राएं करी है और कई भाषाओं पे आपका अधिकार है। और मुझे याद है जब इंग्लैंड के इले कूपर साहब जब एक पुस्तक लिख रहे थे तो उनके साथ आपने शेखावाटी की जितनी भी हेरिटेज साइट जो है, जिसमें हवेलियां हैं, छतरियां हैं, बावड़ियां हैं, जितने भी भित्ति चित्र है, उन सभी को आपने रूबरू अपनी आँखों से देखा है। विरासत नष्ट होते हुए भी आपने देखी है। तो इन्हीं सभी पहलुओं को मैं टच करते हुए एक छोटा व्याख्यान मैं आपका आज रिकॉर्ड करूंगा। और सबसे पहले आप बताएं कि टूरिज्म क्या है। नमस्ते। पर्यटन टूरिज्म की बात एक हिसाब से देखें तो सबसे पुराना मनुष्य की इच्छा होती है मैं घूमूं फिरूं, मैं बंदिश में नहीं रहूं। तो मारवाड़ी में कहें तो खूंटे से बंध के नहीं रहूं, घूमूं मैं फिरूं और देखूं कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। ये उत्कंठा उत्सुकता हमेशा रही है। इतिहास का भाग है। शुरुआत में धार्मिक पर्यटन था, उसके बाद पहले उससे भी पहले देखें तो घूमने के लिए आपको अपना खाना पीना दैनिक जरूरतों को पूर्ति करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। उसके बाद में धार्मिक पर्यटन हो गया। अब आज देखें तो सबसे बड़ा पर्यटन आज की तारीख में जो है वो धार्मिक पर्यटन है। बिल्कुल। तभी लोग बाग देखने जाते हैं और रास्ते में देखते हैं, नया एक्सपीरियंस होता है, साथ मिलता है नए नए लोगों से। तो ये जानने की उत्सुकता, बंदिश तोड़ाने की उत्सुकता, मैं तो इसी को पर्यटन बोलूँगा। बिल्कुल। शेखावाटी के संदर्भ में देखें तो यहाँ पर ऐसे कौन कौन से स्थल हैं जिनको देखने के लिए विदेशों से लोग आते हैं? शेखावाटी का पर्यटन एक नई चीज़ है। 1980 के आसपास में यहाँ प्रयास हुई, विशेष तौर से मंडावा और नवलगढ़ में और डूमलोद में। उसके बाद में प्रयत्न हुए प्राइवेट लोगों द्वारा, उन लोगों ने प्रयास किया और राजस्थान सरकार ने उस वक्त पूरे राजस्थान में पर्यटन बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया। अब आज की तुलना करें तो आज तो एकदम से ये मानने की सरकार स्थिर हो गई है। वो ये सोचती है कि अपने आप बढ़ गया, जितना बढ़ गया आगे बढ़ने का कोई चांस नहीं है, जबकि अपार संभावनाएं होती रहती है, आगे बढ़ती रहती है। तो 1980 के आसपास जो है शुरुआत में पर्यटक आने शुरू हुए हमारे यहाँ। ठीक है। उसके लिए 2 प्रकार के प्रयोग किए गए। पहला तो प्राइवेट एजेंसीज और खास तौर से मीडिया का प्रयोग। उस वक्त प्रिंट मीडिया का जोर था। तो फ्रांस में 5-4 खास तौर से आयला कूपर जी ने उन्होंने सबसे पहले इलस्ट्रेटेड वीकली में आपके 1975 में ही एक लेख लिखा था। उसके बाद में दिल्ली से कुछ लोग आए कि अरे ये क्या एरिया है, और उनमें से कुछ फ्रेंच लोग थे, फ्रांस के एम्बेसी के लोग थे। तो उन्होंने कुछ फ्रांस के और जो पत्रकार थे और अखबार और मैगजीन के पत्रकार, उनको यहाँ पर बुलाना शुरू किया। और यहाँ पर बुलाने के बाद में उन लोगों ने फ्रांस के अंदर और इस नए क्षेत्र की ऑफ द बीटन ट्रैक के रूप में और पब्लिसिटी करनी शुरू करी और आने शुरू हो गए। बहुत कम लंबा समय लगा, 1 दशक लगा। उसी वक्त सरकार ने भी बहुत अच्छा प्रयास किया, ब्रोशर छपे और जो आधिकारिक रूप से, और इसको भी शेखावाटी को भी जोधपुर, जयपुर, इन क्षेत्रों के साथ में इनको भी पूरा पब्लिसिटी और पूरा एक्सपोजर देना शुरू कर दिया। अब देखिए तो आगे मंडावा सेंटर रहा। मंडावा की एक विशेष बात ये रह गई कि न तो रेल है, वहाँ बदलाव नहीं हो रहे हैं, छोटी सी जगह है, छोटा सा बाजार है, ऑटो रिक्शा भी नहीं है। तो एक छोटी सी जगह में पर्यटक आता है, शांति है, लोग बहुत अच्छे हैं। वहाँ से शुरुआत हुई, बाकी पूरा फैलना शुरू कर दिया। अब एक बात देखते हैं कि भाई क्यों आए शेखावाटी में, क्यों आए, ऐसी क्या खास बात है। तो इसके लिए आपको विशेष तौर से, और ये 14वीं, 15वीं, 16वीं शताब्दी में ये जयपुर का जो कुशवाहा परिवार था, इनके वंशज आगे बढ़ते रहे और इस क्षेत्र में झुंझुनू और फतेहपुर
जो कायम खानी राज था यहाँ पर करीब 15वीं शताब्दी के मध्य में शुरू हुआ। और जो बिल्डिंग थी, पर बिल्डिंगें बहुत कम थी, ज़्यादातर पानी का अभाव था। अब इस क्षेत्र को आपको 2 भागों में बांटना पड़ेगा। अच्छा। एक तो पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी जो आपके सीकर जिला, खासतौर से सीकर जिला और जुनूनी का थोड़ा सा हिस्सा, जो दक्षिणी शेखावाटी बोलेंगे उसको, एक तो वो हिस्सा रह गया। और दूसरा जो डेजर्ट अथवा रेतीला प्रदेश शेखावाटी का रहा, वहाँ पर अगर देखें तो ये जो भी आपके बिल्डिंग्स है, खासतौर से बिल्डिंग्स है और सौंदर्य है, प्राकृतिक सौंदर्य टीलों का, डेजर्ट का, रेगिस्तान का, तो ये है, ये बाद की चीज़ है। बात की है। तो आज अगर देखें तो पर्यटन सारा का सारा शेखावाटी के भी रेतीला प्रदेश, रेगिस्तान प्रदेश है, उसमें सिमट कर रह गया। ठीक है। और चूरू जिला, जो कि लोग तो कह देते हैं भास्कर को देख करके कि शेखावाटी का अंग प्रदर्शक, चूरू और चूरू का जिला कभी भी शेखावाटी का कोई अंग नहीं रहा। ठीक है। यहाँ राठौड़ों का राज था, उस वक्त कछवा अथवा शेखावतों का राज था। तो बड़ा क्लोज है, एकदम 10 किलोमीटर का एक फर्क है, फिर भी संस्कृति बदल जाती है, बिल्डिंग की स्टाइल बदलता जाती है, बहुत कुछ फर्क पड़ जाता है। तब हुआ क्या कि पहले, अब यहाँ बसावट क्यों शुरू हुई? सबसे पहले पानी की उपलब्धता, तो जो पहाड़ी क्षेत्र था वहाँ नेचुरल स्प्रिंग्स थे, झरने थे, बारहमासी झरने थे। आज भी है, कुछ जगह आप देखेंगे शाकंबरी है, लोहारगल है, वहाँ नेचुरल कुछ रह गए और बाकी खत्म होते जा रहे हैं। तो वहाँ पर जीने का साधन थे, उसी के सारे छोटी मोटी खेती थी। तो वहाँ बसावट होनी, परमानेंट बसावट होनी शुरू हुई। उसके बाद में जो ये कुएं बनाने की टेक्निक, कुआं एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसी इमारत है जो नीचे की तरफ बनाई जाती है। अच्छा। अपने दिमाग में यही आती है कि कंस्ट्रक्शन करेंगे तो कि धरती से ऊपर ही जाएगा। पर कुआं एक ऐसी चीज है जो नीचे की तरफ से एकदम उल्टा मामला है, उल्टा चलता है। तो ये टेक्निक जो यहाँ पर आई, ये मान लीजिए 15वीं शताब्दी के आसपास, इसके बाद में पेयजल के लिए संसाधन उत्पन्न होने लगे। और इसी के हिसाब से आबादी है, जो पहले नोमैडिक थी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाली जो आबादी थी बरसात के अनुसार, एक जगह रहनी शुरू हो गई। इसके बाद में झुंझुनू के, जैसे सादुल सिंह जी ने कब्जा कर लिया था झुंझुनू पर, तो वहाँ इस्लामिक राज्य का अंत हो गया 1730 में, और 1731 में फतेहपुर में अंत हो गया। इसके बाद में सादुल सिंह जी के 5 पुत्र थे, तो उन्होंने ये जो मरु रेगिस्तानी प्रदेश है शेखावाटी का, इसको अपने 5 पुत्रों में बांट दिया। ठीक है। तो अब ये 5 पुत्र, खासतौर से नवल सिंह जी ने, उन्होंने अपने नए कस्बे बसाने शुरू किए। तो एक छोटा सा कस्बा बसना शुरू हुआ। सबसे पहले उन्होंने अपना एक गढ़ या गढ़ी बनानी शुरू करी। उसको, उसके लिए लेबर भी चाहिए, बाहर से लोग बाग आए, और सुरक्षा भी आई। क्योंकि 18वीं और 19वीं शताब्दी को अगर अपन देखें, पूरे उत्तर भारत में, क्या सारे ही भारत में, तो ये बड़ा त्रस्त रहा, लुटेरों से त्रस्त रहा, अराजकता रही, मराठों का राज आया, फिर मुगल सल्तनत सिकुड़ती गई, अंग्रेजों का प्रभाव आया। तो एक ऐसा काल था जिसमें कोई विशेष व्यापार बढ़ने का बहुत कम साधन है। तो अब यहाँ जो ही गढ़ बनने शुरू हुए, खासतौर से 1750 के बाद में, इसके बाद में और कुछ लोग आए यहाँ पर। तो यहाँ पर महाजन आए, उनके साथ में और दूसरे लोग बाग भी आए। तो ज्यादातर उनमें से थे अग्रवाल। तो अग्रवा अर्थात हरियाणा, आज का जो हरियाणा है, या हिसार और इससे नॉर्थ के जो प्रदेश है, उन्होंने सोचा चलो एक नया कस्बा बस रहा है, यहाँ पर कोई न कोई व्यापार होगा। ये लोग आए, इन गढ़ों के आसपास बहुत छोटे घर थे, वो पैसे वाले भी इतने नहीं थे, क्योंकि यहाँ कौन सा व्यापार था, यहाँ तो केवल किराना और खाद्यान्न और जो दैनिक आपके वस्तुएं थी, दैनिक उपयोग की वस्तुएं थी, वही व्यापार था ज्यादातर। तो सन 1800 तक। और दूसरे आए जैन में भी 2 तरह के लोग आ गए, दिगंबर आए और श्वेतांबर आए। तो दिगंबर आए और श्वेतांबर जो दोनों हैं, ये पाली, जो महत्वपूर्ण दक्षिणी राजस्थान में महत्वपूर्ण केंद्र था, वहां से कुछ परिवार धीरे धीरे चलते चलते जयपुर, बीकानेर, और वहां से ये लोग चूरू या शेखावाटी के कुछ क्षेत्र में, पर ये लोग बहुत कम है, अधिकतर अग्रवाली में। अग्रवाल है, महेश्वरी है, और सरावगी जैन है, वो भी मंदिर पूजक है। तो जैनों में भी 2 थे कि मंदिर, एक तो मूर्ति पूजक है और एक मूर्ति पूजक नहीं है, दोनों थे।
तो ये लोग कम आए। तो अब क्या होता है कि सन 1800 तक कोई विशेष प्रभाव नहीं हुआ, ज़्यादातर बिल्डिंगें नहीं बन पाई थी, तो एकदम छोटी छोटी सुरक्षा की दृष्टि से चोर लुटेरे से ग्रस्त था। अब अंग्रेजों आ गए, तब तक पूर्वी भारत में अंग्रेज बढ़ने लग गए, दक्षिण भारत में अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ने लग गया। और जब 1818 में राजपूताना की ये जो आपके बड़े बड़े राजा थे, इनकी संधियाँ हो गई अंग्रेजों से कि ठीक है, हम अब मुगलों की वो छोड़ करके और अंग्रेजों का प्रोटेक्शन में आ गए सारे के सारे। इसके बाद में अंग्रेजों ने दो काम किया। उन्होंने, जब व्यापार बढ़ता है तभी संपन्नता आती है, ये माननी पड़ेगी अपने को। तो विशेष जो चीज ये हो गई कि संपन्नता है कैसे, यहाँ पर कौन सी ऐसी उपज है, यहाँ पर कौन से कल कारखाने हैं, यहाँ पर तो कुछ था नहीं। पर भारत के दूसरे क्षेत्रों में, खास तौर से पूर्वी क्षेत्रों में उत्पादन हुआ, और वो उत्पादन अंग्रेज खरीद करके बाहर ले जाते थे। और बाहर से उसका स्वरूप, जैसे कपास की बात हो गई, कपास यहाँ से गया इंग्लैंड और यूरोप, और वहां से कपड़ा बन करके वापस हिंदुस्तान आया और यहाँ पर बिक्री होनी शुरू हो गई। अफीम थी, तो अफीम यहाँ शेखावाटी में तो न तो होती थी, न इतने आदमी कहाँ थे, न कोई खपत थी, तो अफीम का व्यापार होता था, पर होता था पूर्वी भारत में। तो जब यूं ही इन महाजनों ने ये सोचा कि देखिए यहाँ तो कुछ ज्यादा रहा नहीं, तो एक बड़े परिवार में से एक दो छोटा भाई यहाँ से पूर्व की दिशा, उगते सूरज की तरफ, बिल्कुल, जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो, उगते सूरज की तरफ लोगों ने प्रयास किया। यहाँ से आगरा गए, वहां से नावलई, फिर मिर्जापुर, सहसराम, बनारस और प्रयागराज। खैर आजकल तो प्रयागराज नाम हो गया है, तो मैं प्रयागराज ही उसका पटना और फिर कलकत्ता और फिर गुवाहाटी। खास तौर से ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर यहाँ के जिनको मारवाड़ी बोलने लगे बाद के अंदर, राजस्थान का कोई भी व्यापारी हो, पहले मारवाड़ क्षेत्र से ये नाम जुड़ा हुआ था, और बाद में राजस्थान का कोई भी व्यापारी हो राजस्थान से बाहर मारवाड़ी कहलाने लग गया। अब वहां पर इन लोगों के पास थोड़ा बहुत कैश था, तो ये लोग वहां से अंग्रेजों से माल खरीदना शुरू कर दिया। और जो कच्चा माल था, जैसे तंबाकू हुई शुरू हो गई थी, तब तक तंबाकू हुई, नील हुई, फिर हुई सिल्क हुई, ये सारी कच्चा माल है, लोकल लोगों से खरीदना शुरू किया और अंग्रेजों को बेचा। अंग्रेजों से आयातित माल खरीदा और लोगों तक पहुंचाया। तो अचानक ये बहुत संपन्न हो गया। फिर भी वो परदेशी रहा। अब पहले पुराने जो अपने कविताएं हैं, गीत हैं कि पिया गए परदेश आदि कई चलते रहते हैं, तो वो परदेशी रहे, वो भारत का घर का अंग नहीं बन पाए। बिल्कुल। तो ये प्रक्रिया चलती रही, और जब गांधी जी आ गए तो उन लोगों ने पैसा भेजना शुरू किया। मैं भी यही करूंगा कि सबसे पहले मेरे पास पैसे होंगे तो क्या करूंगा, मैं सबसे पहले अपना घर बनाऊंगा परिवार के लिए। वो चीज थी कि उन्होंने कहा बढ़िया से बढ़िया घर बनाया। इधर शेखावाटी में एक और डेवलपमेंट हुआ, अंग्रेजों ने अपने कुछ अधिकारी भेजे, अच्छा, बोलियो भेजा, लॉकेट भेजा, और एक बिल्स रिपोर्ट भी आई यहाँ के बारे में। तो यात्री आए, उन लोगों ने देखा कि यहाँ है क्या, यहाँ सुरक्षा की व्यवस्था क्या हो सकती है, क्योंकि यहाँ जो रूलिंग क्लास फैमिली थी उनमें से भी कुछ लोग और धाड़े मारने लगे। अच्छा। बहुत कम थे ऐसे लोग, क्योंकि उस वक्त आय का साधन जो राजा के परिवार थे या ठाकुर के परिवार थे, ज्यादातर ठाकुर थे, जो राजा से छोटे ही कहेंगे उनको, छोटे छोटे जो रियासतें, रियासत भी पूरी नहीं कहूँगा मैं उनको, सारे जयपुर के भाग थे, इधर बीकानेर के भाग थे ज्यादातर। तो उन लोगों के बड़ा मुश्किल था जीवन चलाना। दरअसल आज कोई भी बोल देता है राजा महाराजों के पास ये है वो करते थे, पर दरअसल देखें इकोनॉमिकली इस मरु प्रदेश में उनकी हालत हमेशा से खराब रही है, क्योंकि अकाल पड़ जाता चाहे जब, और उनको अपना व्यवस्था चलाने के लिए कुछ फौजी भी रखने पड़ते, और अकाल में भी सहायता की, तो पैसे आए कहाँ से, तो वो चुंगी से आए, टैक्स से आए। तो पहले टैक्सेस बहुत आए थे। अंग्रेजों ने फिर ये कई रिपोर्ट्स आई, तो उन्होंने इनको बोला नहीं, और उन्होंने एक ब्रिगेड बना दी, झुंझुनू के अंदर एस्टेब्लिश कर दी, शेखावाटी ब्रिगेड। तो 1942-40 के आसपास उन लोगों ने ये तय किया, शेखावाटी ब्रिगेड में अंग्रेज कोई नहीं थे, एंग्लो इंडियन फोर्स था उसी के नेतृत्व में, और बाकी के लोग बाग यहीं के लोग बाग
उसके अंदर थे, पर उन्होंने ये सुनिश्चित कर दिया कि यहाँ पर डाकू लुटेरे खत्म हो जाए और जो व्यापार का जो आम आवाजन है, लोगों का जीवन सुरक्षित हो जाए, चोरी चक्कों से और निजात पा जाए। और उसके फर्क बहुत जल्दी दिखने शुरू हो गए। तो यही पीरियड था 1830 के बाद में, और इमारतों का निर्माण शुरू हुआ। उसके लिए लेबर की भी जरूरत हुई, कच्चा माल की भी जरूरत हुई, जो बाहर से आने शुरू हो गए। अब बाहर से आए तो पत्थर तो आए रघुनाथगढ़ से, लोहारगढ़ के पास में दक्षिणी उसके अंदर वहाँ से आने शुरू हुए। और बाकी का चूना की यहाँ छोटी मोटी खदानें थी। और साथ साथ में जो लेबर थी वो ग्रामीण क्षेत्रों से यहाँ करके कस्बों में बसने शुरू हो गए। तो अब देखिए 1840 से लेकर के और करीब 1940 तक, करीब 100 साल तक इतना ज्यादा बिल्डिंगें बननी शुरू हुई कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट की कमी नहीं रही। जनसंख्या बहुत कम थी, पैसा बाहर से आया। लोकल जो आज हम कह देते हैं कि साहब बड़े सेठ थे, सेठ कहाँ रहते थे? बोले कलकत्ता रहते थे, बंगाल में रहते थे, बिहार में रहते थे, पटना में रहते थे। यहाँ तो कुछ था ही नहीं ना मामला। यहाँ तो दैनिक जीवन की चीजें थी, इससे अधिक कोई था नहीं। पैसे भेजने शुरू किए और इन लोगों ने 6 अलग अलग प्रकार की इमारतें बनानी शुरू की। तो सबसे पहले राजपूत आए थे, उन्होंने फोर्ट अपना रेजिडेंस कम सुरक्षित बनाना शुरू किया। उसके बाद में वो एक ही होता था या 2 हो गए, 2 भाई हो गए, तो बड़ा मुश्किल काम था। फिर हुई हवेलियां बननी शुरू हुई। घर ही थे तो अब हवेलियां बननी शुरू हुई, घर बनना शुरू हुआ। तो आप सोचिए, एक अगर बिल्डिंग बनती है तो उसमें कम से कम 100, 200, 300 आदमियों को एम्प्लॉयमेंट मिलता और 5 साल 10 साल तक एम्प्लॉयमेंट मिलता रहा। कंस्ट्रक्शन में मिला, उनके ऊपर पेंटिंग में मिला, अलग अलग प्रकार से अलग अलग हर प्रकार का कार्य करने वाले लोगों को, और बहुत अच्छी संख्या में रोजगार मिलना शुरू हुआ। उसमें खाती भी आए, उसके अंदर लोहार भी आए, लोहे की कील भी बनी, दरवाजे भी बने, खुदाई का काम भी हुआ, चूने का काम भी हुआ। तो इस प्रकार से और इतनी ज्यादा एक्टिविटी होनी शुरू हो गई। मैं ये कहूँगा, ये एक्टिविटी, इस प्रकार की एक्टिविटी जो पहाड़ी शेखावटी था वहाँ नहीं हो पाई, क्योंकि वहाँ पर राजाओं का बहुत ज्यादा छुट गई है, बहुत ज्यादा हो गया। तो वहाँ ज्यादा नहीं हो पाई, इस मरु प्रदेश में ज्यादा हो पाई। और अंग्रेजों का सहयोग रहा, नो डाउट कि यहाँ पर सुरक्षा मिली। और उधर पूर्वी भारत में और बाद में बम्बई भी और आसाम भी जुड़ गया उसके अंदर से। वहाँ से व्यापार हुआ, पैसा यहाँ भेजा गया। 100 साल तक मास कंस्ट्रक्शन चलना हुआ। अब मुझे कोई एक हवेलियाँ बनी, फिर इन्होंने अपने शमशान गृह जहाँ जहाँ थे वहाँ अपने पुरखों की याद में और उनके ऊपर छतरियाँ बनानी शुरू कर दी। पर छतरियों का एक विशेष फंक्शन था यहाँ पर, केवल मेमोरियल नहीं थी। वो एक ऐसा काम था कि जिसमें सारे समाज के लोग बाग आए और समाज का पूरा काम आए। उसके अंदर हमेशा एक शिव मंदिर होता था, अखाड़े होते थे, लोग बाग दोपहरी के अंदर अपना समय बिताने वहाँ छोटे खेल हो गया, शतरंज हो गई, ताश हो गई, ऐसे खेल भी खेलते थे। इसके अलावा अगर देखें तो वहाँ पानी की उपलब्धता थी, बारातें आती थी, रहने का स्थान भी वहाँ पर उपलब्ध था। तो ये एक ऐसे एक हिसाब से क्लब कहूँगा मैं इनको, पुराने तरह के और मीटिंग पॉइंट हो गए कि भाई छतरियों में जाना है, वहाँ पूजा करनी है, नहाना धोना है, हर तरह का साधन हो गया वहाँ। पिकनिक करते थे लोग, छतरियाँ हो गई, मंदिर बनवाए। ईष्ट ज्यादातर कृष्ण ईष्ट था और शिव जी के हर मंदिर में लगभग शिवालय, शैव पुराने, वैष्णववाद में हुए तो दोनों प्रकार के मंदिर बनने शुरू हो गए। इसमें भी 2 स्टाइल, एक तो शिखर मंदिर थे पुराने जिसमें एक शिखर होता था, और दूसरे में शेखावटी स्टाइल जिसमें बंगाल डोम ऊपर से लंबी तरह की जो है डोम ऊपर वाली कपोला वो बननी शुरू हो गई। मंदिर बने खूब सारे। पानी पीने के लिए कुएं खुदे गए सबसे नीचे अंडरग्राउंड, और उनको सुंदर बनाया गया। पानी स्टोरेज की व्यवस्था थी, कोठे बोलते थे, दोनों साइड में या 4 भी होते थे, कईयों में 1 भी होते थे, कुएं। और ये मरवे अथवा पिलर लगा दिए। लोग बोलते हैं भाई पिलर क्यों है, पिलर जी ऐसा नहीं है कि केवल दूर से ही देख लें। पानी गहरा था और नीचे जो बाल्टी या जो चमड़ी की लगाते थे ऊपर पानी खींचने के लिए, उसमें वजन बहुत होता था। तो जो उसकी पुली होती थी, चक्कर घूमने वाला, जिसके ऊपर रस्सी लगा करके चलते हैं, लोकल भाषा में घूंड बोलते हैं,
उस पर वजन चाहिए था, तो वजन देने के लिए भी पिलर है ऊंचे बनाए गए, ऐसी कोई बात नहीं थी, और सुंदर भी लगे उन पर। अब कोई आपके ये हो गया, फिर जोड़े हुए वाटर कैचमेंट, आपके बरसाती पानी को पकड़ करके और आराम से, और ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, और पशुओं के लिए और आदमियों के लिए भी पानी प्रोवाइड। तो हर शहर में, हर कस्बे में देखेंगे, या बीच के अंदर भी देखेंगे, कहीं न कहीं आपको ऐसे स्थान मिल जाएंगे। ये धार्मिक कृत्य माना जाता था कि किसी को पानी पिलाएं। इसके बाद में रह गई कि भाई आप धर्मशाला भी बनाओ, तो धर्मशालाएं बनी, जहाँ कोई भी यात्री, शादियाँ होती थी और कोई उत्सव होता था, धर्मशालाएं बनी। तो इस प्रकार से 6 तरह की बिल्डिंगें बनती गई। अब कोई पूछ ले, भाई बिल्डिंगें तो बन गई, पर इनको रंगीन करना क्या जरूरी था? तो मनुष्य की प्रकृति होती है, मेरे पास जितना पैसा हो मैं उसको दिखाऊं। मारवाड़ी में कहते हैं मैं उसमें तेंदर लगाऊं। एक प्लेन हो तो उसमें जितनी ज्यादा डिजाइन बनाऊंगा मैं, खर्चा उतना ही ज्यादा करता जाऊंगा। तो ऐसे ही हवेलियों में जब शुरुआत हुई 1840 में, तो उस वक्त बहुत सरल थी, खिड़कियां छोटी छोटी थी, हवा की जरूरत नहीं थी, सुरक्षा की दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण था। जबकि 1880 आते आते बहुत डिजाइनें हो गई, दरवाजों पर खुदाई ज्यादा हो गई, डिजाइन ज्यादा हो गई, पैसा ज्यादा हो गया, और कि बिल्डिंग्स तो बनी, इमारतें तो बनी, पर उनको रंगों से ही क्यों सुंदर बनाया गया, चित्र इन पर क्यों बनाए गए? तो इसमें 2 बातें हैं। जहां जहां भी क्षेत्रीय रूप में जो भी मटेरियल अवेलेबल होता है, उसी में आर्ट होती है। तो यहाँ पर चूने का काम था, जो भारी पत्थर है, जैसे जैसलमेर में है, लाल पत्थर बीकानेर में है, ये तो उपलब्ध था नहीं, और जो कुछ पत्थर था वो बहुत दूर था, यहाँ से 100-150 किलोमीटर दूर से आता था। चूना का प्रयोग हुआ, और चूना एक ऐसी चीज है जो कि भित्ति चित्र बनाने के लिए सबसे बढ़िया मटेरियल रहता है। अब आइडिया कहाँ से आया? तो अगर हम देखेंगे तो जो 1727 में आधुनिक जयपुर शहर जब बसना शुरू हुआ, तो उसमें जो सारी बिल्डिंगें थी वो सारी भित्ति चित्रों से ढकी हुई थी। आज भी अगर जाएंगे तो मंदिर, वहाँ के सारे मंदिरों में आज भी भित्ति चित्र है। वो तो एक अंग्रेज राजा आया था, इसलिए उन्होंने सब पर इमेज पुतवा दी, और जयपुर का नाम पिंक सिटी हो गया। ऐसे इधर देखें तो बीकानेर में भी और हवेलियों के अंदर बहुत अच्छे भित्ति चित्र का प्रयोग हुआ, और यहाँ भी भित्ति चित्र के आर्टिस्ट बहुत ज्यादा थे। तो ये आइडिया आया। शेखावाटी के लोग बाग थे, वो जयपुर महाराजा के नीचे थे, चूरू वाले थे वो आपके बीकानेर के थे, पर उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा। और इन लोगों ने आइडिया दिया कि भाई भित्ति चित्र बनाया जाए। तो शुरुआत के जो कारीगर थे, जो पेंटर थे, चित्रकार थे, ये जयपुर से आए, सामोद से आए, चूरू में बीकानेर से भी आए, फतेहपुर में भी बीकानेर से आए, और जयपुर से आए। इस एरिया से आते रहे। जो सबसे पुराना काम था, अगर हम देखें तो 1740 से लेकर के, और बहुत कम, जैसे एक साधु सिंह जी की छतरी है, चूरू में आपके 8 खंभों की छतरी है, ऐसे बहुत कम ऐसी इमारतें थी जिनके अंदर भित्ति चित्रों का प्रयोग हुआ। पर खास तौर से 1840 के बाद में 2 तरह के प्रयोग हुए। शुरुआत हुई फूल पत्तियां और जियोमेट्रिकल आपके डिजाइन, जिनको अरबस कहते हैं, वहां से शुरू हुई। उसके बाद में फिगरेटिव शुरू हो गए, फिगर आने शुरू हो गए, चिड़िया, जानवर, इनका प्रयोग जो भी उन्होंने देखा या सुना, वो जानवर जैसे हाथी है, तो हवेली में एंट्रेंस जो उसका द्वार है, उसके दोनों तरफ हाथी हो गए, ऊंट हो गए, कि भाई इनके यहाँ तो घर में हाथी रहते हैं, बड़ी सम्मान का सूचक था। इन चीज तो जानवरों का चित्रण होना शुरू हुआ। इसके बाद में रामायण, महाभारत, अपने शिवजी, ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों जो ट्रिनिटी है हिंदू पैंथियन की, इनकी तीनों के जीवन और विशेष तौर से अवतारों की जो 24 अवतार थे, इनका चित्रण होना शुरू हुआ। रामायण इसी में आ गई, महाभारत इसी में आ गई, कृष्ण की लीलाएं इसी में आ गई, धार्मिक चित्र, पृथ्वी वाले चित्र आ गए। इसके बाद में इन लोगों ने आपके जो लोकोक्तियां थी,
यहाँ की लोकल कहानियाँ थी। डोला मारू आ गए, बिंजो सोरठ आ गए, ऐसी जो लोक कथाएं थी, इनका भी चित्रण दीवारों पर बनना शुरू कर दिया। फिर सबसे अंत में जो यूरोप से चीजें आई, लोगों ने सुना रेलगाड़ी है, मोटर कार है, ग्रामाफोन है, टेलीफोन है, इन वस्तुओं का और चित्रण होना शुरू हो गया। शुरू में सुनी सुनाई थी, बाद में फोटोग्राफ्स आ गई, कॉपी होनी शुरू हो गई। और 1800 आपके 1920 के आसपास जो राजा रवि वर्मा जो दक्षिण से आए थे, इन्होंने जो कैलेंडर आर्ट की तरह से जो अपने और देवताओं की और ईश्वरों की और जो पेंटिंगें करनी शुरू करी, इन्होंने ऑयल में और विभिन्न माध्यमों से उनकी कॉपी भी इन लोगों ने करनी शुरू कर दी। कलकत्ता से आ जाती थी, जो महाजन वहाँ से आता था लेकर के आता था कुछ, उन्होंने भाई ये बना दो, उन्होंने नई स्टाइल बनानी शुरू कर दी। इसके अलावा पहले द्विआयामी चित्र थे, प्लेन था, फिर 3D बनने शुरू हो गए। हम ये कह सकते हैं 1900 के आसपास 3D बनने शुरू। अब देखिए शुरुआत में जो रंग थे, प्रयोग थे, वो प्राकृतिक रंग प्रयोग में लिए गए। जैसे काजल है, काजल बन गया, हीरमच है, नीला तोता है, और कई प्रकार के वृक्षों के रस से भी लोगों ने हराया पीला प्रयोग। केसर बहुत कम थी। अब कोई कह दे भाई कि पीला रंग तो केसर से आता था, अरे केसर उस वक्त कहाँ इतनी उपलब्ध थी कि इस प्रकार से हो जाए, तो पीली मिट्टी काम में ले ली। गोमूत्र ये विशेष था, गोमूत्र को सुखा लिया गया और पीला, खास तौर से गोमूत्र, तो ये मिनरल और नेचुरल कलर्स उन लोगों ने इस्तेमाल किया। अब क्या होता है कि जो नील, पहले नील का प्रयोग होता था, इंडिगो, जो एक पौधे में से निकलता है, उसके बाद के अंदर जब बहुत ज्यादा डिमांड होगी कपड़े को डाई करने के लिए, तो जर्मनी में अल्ट्रा मरीन ब्लू का आविष्कार हो गया, ये करीब 1855 के आसपास। तो वो केमिकल नील बनने से, रासायनिक नील, तो वो कलकत्ते में या जहाँ जहाँ कपड़ा बनता था वहाँ इम्पोर्ट होने लगी, वही रंग प्रयोग में आने लगे। तो 1860 के बाद के अंदर भित्ति चित्र शेखावटी के अंदर है, उनमें अधिकतर है और रासायनिक रंगों का ही प्रयोग, अधिकतर रंगों का रासायनिक रंगों का प्रयोग होता है। इसके अलावा आइडिया है, स्थापत्य कला देखें तो शुरुआत में एकदम बंद हवेली थी मान लीजिए, बाद के अंदर उसको बाहर बड़ी खिड़कियां भी बड़ी होती गई। ये धीरे धीरे समय अनुसार जो जो देखा और जितने पैसे आए उस संबंध के अंदर और बढ़ता गया। अब क्या होता है, एक बहुत बड़ी चीज होती है, इस दौरान संपन्नता आई, शांति आई। यहाँ के जो ठाकुर लोग थे ये भी शांति से रहे, क्योंकि इनके भी टैक्सेस आने लगे, और इन लोगों ने महाजनों को जमीनें इस तरीके से, बड़ी अजीब सी स्थिति थी कि आप हमारे शहर में आइए और बसिए। अच्छा, इनवाइट करते थे कि हमारे शहर में आइए और बसिए। तो लोग बाग हरियाणा से शुरुआत में आए, अब वहां पर किसी बात पर अनबन हो गई, तो दूसरे ठाकुर ने बोल दिया नहीं मेरे यहाँ आओ, मैं तुम्हारे को ज्यादा सुविधा दूंगा। जैसे केडी है आपके विसाऊ से उठ करके रतनगढ़ चले गए, और चूरू है फतेहपुर से, ये पोदार है वो चूरू है, फिर यहाँ अनबन हो गई तो वापस चले गए, रामगढ़ जाकर के रामगढ़ बसा दिया। तो ऐसे एक दूसरे से शहर से दूसरे शहर में भी इनका मूवमेंट होता रहा, एक दूसरे शहर में भी बसते गए, इधर से इधर, इधर से ये भी होता रहा। पर मुख्य बात ये थी कि संपन्नता आई, स्थायित्व आया, ये चलता रहा। अब एक अमूल आज़ादी की जो लड़ाइयाँ थी 1857 की, ये मूलतः देखें तो एक अलग चीज थी। ये लड़ाई थी दिल्ली में मुगल सल्तनत को पुनः स्थापित करने की, पुनः स्थापित करने को लड़ाई थी, जिसके अंदर शुरुआत उस रूप में नहीं हुई थी। हालांकि शुरुआत में तो विद्रोह का रूप था, मेरठ से शुरू हुई। तो उस काल की जो घटनाएं हुई वो भी कई वाले में अपने को चित्रित करती है, ऐतिहासिक चीजें भी अपने को मिल जाती है। पर अब अंग्रेजों का राज पूर्ण हो चुका था, भारत में प्रोटेक्शन हो चुका था, आवागमन के साधन बढ़ते गए। और विशेष बात क्या हुई कि गांधी जी आ गए 1915 में भारत, साउथ अफ्रीका से। तो आते ही उनका जो स्वतंत्रता संग्राम है उसको इसी क्षेत्र के महाजनों ने पोषित करना शुरू किया। जमनालाल जी बजाज आए, बिरला जी आए, तो इन्होंने, और पोदार, लोहियास, इन लोगों ने जो आज़ादी की लड़ाई थी, जिसको हम बोलते हैं
स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई थी, इसको स्पॉन्सर करना इसी क्षेत्र के लोगों ने करना शुरू किया। ठीक है। बाद में हालांकि उनको इसका फायदा भी मिला, आजाद भारत में फायदा भी मिला। गांधी जी को सपोर्ट किया। कई लोग हम हंसी खुशी में कह देते हैं कि गांधी जी की बकरी बादाम खाती थी, पर वो खाती थी बिरला जी के पैसे की। और गांधी जी की मृत्यु भी बिरला मंदिर में हुई। तो उनका आना जाना, खाना रहना, सब कुछ का ये सभी इन्हीं लोगों ने करना शुरू किया। तो इन महाजनों को ये लगने लग गया कि अब बंगाल एक दूसरा देश नहीं रहने वाला है, भारत का एकीकरण होने वाला है विशेष तौर से। तो ये वक्त था कि उस वक्त उन्होंने सोचा अब यहाँ के करेंगे क्या। यहाँ न तो हमारा व्यापार, बिल्डिंगें बन गई, ठीक है, तो अधिकतर जो महाजन परिवार थे अपने परिवारों को लेकर के हमेशा के लिए जहाँ जहाँ उनका काम था, काम धंधा था, वहाँ पर लेना शिफ्ट हो गए। काफी सारे बिल्डिंग्स हैं, उनमें तो कभी कोई रहा ही नहीं। दरअसल देखें तो केवल नाम के लिए था कि एक हवेली बन रही है, दूसरा बन गया, जबकि वो रहते थे वहाँ, तो उनमें कभी कोई रहा ही नहीं। तो अचानक ये कहते हैं कि ये एक ऐसा इंद्रधनुष था जो केवल 100 साल के लिए था और सब मिथ्या था। सब मिथ्या इस तरीके से कि यहाँ तो कुछ था नहीं। अब आगे की बात अगर हम सोचें तो अब ये कहेंगे कि 1940 के बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के बीच में, और यहाँ पर इतनी ज्यादा रेजिडेंशियल इमारतें और इतनी ज्यादा बन गई थी, जरूरत से बहुत ज्यादा बन गई थी कि अचानक और कंस्ट्रक्शन बंद हो गए। अच्छा। बहुत ज्यादा बना ली उन्होंने, एक आदमी ने 5-5 हवेलियां बना ली, 5 आदमी का परिवार नहीं, यहाँ रहते नहीं, क्यों बनवाएंगे। और तो अचानक से बेरोजगारी की स्थिति पैदा होगी। जो कामगार थे, लोकल लोग बाग थे, उनको भी कंस्ट्रक्शन वर्क में काम मिलना बंद हो गया। चित्रकार वो ट्रेडिशन धीरे धीरे खत्म हो गया, उस तरह की बिल्डिंगें बननी बंद हो गई। और खास तौर से देखें तो बिल्डिंगें बननी बंद हो गई थी। तो ये केवल 100 साल का मामला था, अचानक बंद हो गया। अब अगर अपन सोचते हैं कि भाई ये वापस आए खुद अपने के, अब जो भी एक बिल्डिंग है पारिवारिक है, पहले एक पार्टनर था, फिर 5 हो गए, उसके बच्चे हो गए, आज 20-20, 25-25 आदमी एक हवेली के मालिक हो गए। तो उसको बेचना खरीदना दोनों बहुत मुश्किल बातें होगी, धीरे धीरे गिरती जा रही है, खत्म होती जा रही है। ये तो होगी इमारतों की बात। दूसरा, सरकार ने भी इनको कोई इंसेंटिव नहीं दे भी नहीं सकते थे। अगर टैक्स में इंसेंटिव दे तो पूरी भारत की GDP गड़बड़ा जाए, इतना बड़ा मामला था। अब अगर देखें कि पर्यटन की बात करें तो एक 100 साल के रेनबो को देखने के लिए अलग एक्सपीरियंस है। मुझे गर्व है इस बात का कि ये चूरू, झुंझुनू, सीकर जिला तीनों को मिलाए हैं, इनमें करीब 20-25 कस्बे हैं। यहाँ जितनी पेंटेड आपके इमारतें हैं, चित्रित इमारतें हैं, वो पूरी दुनिया में एक क्षेत्र में कहीं नहीं है। सबसे अधिक है। क्वालिटी की मैं नहीं कहूँगा, क्वांटिटी की जरूर कहूँगा। संख्या और क्षेत्र, संख्या वर्ग मीटर में नापे तो कितनी ज़्यादा वर्ग मीटर पर, ये मैं तो कोई कैलकुलेशन नहीं कर पाता हूँ। वेनिस को बोलते हैं, पेरिस को बोलते हैं, पर रोम को बोलते हैं, पर सबसे ज़्यादा पेंटेड दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्र है। विशिष्टता प्राप्त हो गई, इसलिए लोग आना शुरू हो गए धीरे धीरे फ्रांस के साथ। अब कुछ प्राइवेट लोग बागों ने भी इसके अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू किया। शुरुआत मंडावर से हुई, नवलगढ़ से, धीरे धीरे पर्यटन आने शुरू हो गए। आजकल तो ये देख लीजिए कि गुड़गांव से भी आ रहे हैं पर्यटक, आ रहे हैं, हिंदुस्तानी पर्यटक भी काफ़ी आने लगे। हालांकि मैं ये ज़रूर कहूँगा कि चूरू जिले में 2-3 आपके ऐसे धार्मिक पर्यटन के स्थान है। ददरेवा है इधर चूरू जिले में, इधर आपके सालासर बालाजी हो गया, उधर खाटू हो गया। तो बाहर के लोग बाग आते रहे धार्मिक पर्यटन के हिसाब से, पर अब थोड़ा सा इंटरेस्ट दूसरा होना शुरू हो गया है। आगे संभावनाएं हैं। और अब मरु प्रदेश की बात रही तो जो नए लोग बाग आ रहे हैं, जिनके किसी के पास कैमरा खरीद रहे हैं, ये चीज़ें दुनिया के सामने क्षेत्र को एक्सपोज करने के बहुत अच्छे साधन होते जा रहे हैं। प्राकृतिक क्षेत्र में देखें तो टीले थे, मैं ये नहीं कहूँगा टीले बचे, टीले थे। सरकार ने सब पर उस पर टीलों को समाप्त कर दिया यहाँ पर।
भय लगता था कि टीले हमारे शहर में आ जाएंगे, इसलिए उन सब पर कीकरें लगा दी गई और जो वनस्पति थी, जो ओरिजिनल यहाँ की वनस्पति थी, वो नष्ट होती जा रही है। इससे फ्लोरा और फाउना जो पौधे थे और ये जीव जंतु पक्षी है, उनमें अवश्य कमी आई, बहुत तेजी से आई। अब एक बार ऐसा लगता है कि एक बार फिर से एक पुनर्जागरण इस क्षेत्र में ही हो रहा है। और ताल छापर की जो आपके हिरण है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो मैं ये कहूँगा कि ये चूरू जिले की और शेखावाटी इस क्षेत्र की बहुत बड़ी देन है। यहाँ पर अब तो पक्षी की स्टडी करने वाले भी लोग बाग आने लगे, वो भी एक नया क्षेत्र शुरू हो गया, ये पक्षी अभ्यारण्य के रूप में भी। और यहाँ चूरू में भी देखता हूँ बहुत लोग हैं, वो आपके पक्षियों के अंदर थोड़ा उनको भी स्वाद आने लग गया। तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब आगे की बात करें कि शेखावाटी कितना बढ़ सकता है, क्या बढ़ सकता है, ये स्थिति विकट होती जा रही है। क्योंकि जिन लोगों की इमारतें थी वो यहाँ रहते नहीं, और जिनकी इमारतें नहीं है, जो यहाँ रहते हैं उनकी इमारतें थी नहीं। और जो ही भारत में समाजवाद आना शुरू हुआ, तो हम लोगों ने उद्यमियों को, व्यापारियों को निम्न दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। हम लोगों ने इमारतों को ये कह के बोलना शुरू कर दिया कि हमारा शोषण हुआ, हमारे शोषण से ये बिल्डिंग बननी शुरू हुई, जबकि ये बात नहीं थी। पैसा तो बाहर से आया था, राजधानी चूरू का आदमी हो, मंडावा का आदमी हो, वहाँ कौन सा शोषण हो गया। तो ये समाजवाद के थ्रू एक ऐसी भावना लोगों में फैलानी शुरू हो गई, खासतौर से 1970 इंदिरा गांधी जी के आने के बाद में एक ऐसा समाजवाद का दौर आया जिसमें फैक्ट्री मालिक, इमारत का मालिक, महल का मालिक, उनको दुष्ट के रूप में दिखाना शुरू कर दिया। उनके जो भी प्रतीक चिन्ह थे, उनको उनके प्रति घृणा फैलाती गई। तो आज मैं ये कह सकता हूँ कि शेखावाटी में जो कोई बाहर से गांव में आकर के बसा है, जिसकी इमारत नहीं थी, वो तो इनकी तरफ देख करके बोलता है हमारा खून चूस करके बोले, जबकि उसको मालूम नहीं है अपने पर। उसको ये मालूम होना चाहिए कि इसके दादाजी थे, वो जो भी काम करते थे, वो इमारतों का निर्माण हुआ तब इनका घर का चूल्हा जलता था, ये एक विशेष बात थी। तो ये उसका भी मेरे ख्याल से अंत होगा। और दूसरी जो पानी की समस्या है, चूना है वो पानी को नहीं सह सकता है। तो कस्बों में विशेष तौर से जहाँ जहाँ सड़कें बननी शुरू हुई, ऊपर से पानी को पैक कर दिया नीचे, अब वो वहाँ कहीं कहीं निकलेगी। एक बार पानी इनके दीवों में चला जाता है तो चूने का पत्थर है वो पोरस होता है, पोरस होता है। तो पोरस में होते ही एक बार गया और वो ऊपर की तरफ हो जाता है, नीचे लेदरी आ गई, नीचे में कटनी शुरू हो जाती है और उनका जो नमक प्राप्त है वो बाहर आ जाता है, दरारें होकर बसे गिर जाती है। दूसरा आपके इकोनॉमिक और व्यापारिक प्रेशर। इसके बाद में एक बात हुई कि इस क्षेत्र में एक हरित क्रांति आई, जहाँ जहाँ सिंचाई के साधन बढ़ते गए, ग्रामीण क्षेत्रों के लोग या ग्रामीण उपज होती गई। तो अब जो नई संपन्नता आई वो हरित क्रांति से आई, खेती से आई, और व्यापार बढ़ा। यहाँ जो लोकल व्यापार था वो अब बढ़ना शुरू हुआ है। दरअसल मैन्युफैक्चरिंग की अभी भी कमी है, बहुत कमी है। पर इसका प्रभाव ये हुआ कि शहरों में जो पुरानी बिल्डिंगें थी वो टूटनी शुरू हुई, जर्जर होती गई, संभालने वाला नहीं हो गए, और लोगों ने इससे लिया इनको तोड़ो, इनकी जगह नहीं बात बनाओ। प्रकृति का चक्र है। पहले मुझे बहुत तकलीफ होती थी, अब तकलीफ होनी बंद हो गई, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हम कोई सी पार्टी नहीं है, न तो हमारी बिल्डिंग है, हम कौन है। लोकल लोगों को भी ये बात अच्छी नहीं लगती कि बाहर का कोई आदमी आए और उसको बोले तुम अपना घर इस तरीके से, हमें पसंद नहीं आएगी ये बात। यही बात होने लगी है। तो मैं तो ये कहता हूँ पर्यटक आएंगे, पर पर्यटकों के लिए भी बहुत थोड़ा समय बचा है शेखावाटी में, कि जब तक ये समाप्त नहीं हो जाए 20, 25, 30 साल तक आप देख करके एक्सपीरियंस लेके चले जाओ। कई मेरे मित्र बोलते हैं यहाँ पर ऊँट का कैमल राइडिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती है, हो सकती है। आज ये अखबार में पढ़ रहे थे कि केवल 2.5 लाख ऊँटे बचे हैं इतने बड़े क्षेत्र में, और 85% है। तो कई चीज़ें नए प्रयोग भी हो रहे हैं। और कई लोग मोटरसाइकिल अब एक नया चल पड़ा कि
वाहन का पर्यटन, एडवेंचर टूरिज्म, जिसमें मोटरसाइकिल का एडवेंचर हो रहा है, इस क्षेत्र में भी लोगों का कुछ प्रयास हो रहे हैं। पर मैं ये कहूँगा ये बहुत कम है, बहुत लेट भी है। दूसरा, जो भी आपके प्रशासन है, नगरीय प्रशासन है, अभी बहुत अच्छा प्रयास हुआ था स्वच्छ भारत का, उसकी जो गति थी वो अचानक मुझे टूटती सी लग रही है। भरा पड़ा है, बरसात में गंदगी का आलम है, सफाई की व्यवस्था होगा तो पर्यटकों के लिए, पर्यटक क्या चाहता है बेचारा, उसको साफ सुथरा, शांति से सोने का एक कमरा चाहिए और शांति से घूम फिर के आ जाए, उसको साफ सुथरा खाना मिल जाए और रंग मिल जाए। राजस्थान में रंगों की बहुत आवश्यकता है, रंग मिल जाते हैं दीवारों में। आगे देखते हैं क्या होता है। कोई विशेष प्रश्न आपका हो तो बोलिए। इसमें एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा, क्या ऐसे कोई अंग्रेज भी थे जो भित्ति चित्र के एक्सपर्ट थे? क्यों, जैसा आपने बताया कि यूरोप में भी कई गिरजाघरों में भित्ति चित्र जैसे वहाँ पर है, तो क्या ऐसे कोई भी अंग्रेज थे जिन्होंने कोई भित्ति चित्रों को कंट्रीब्यूट किया हो बनाने में या ट्रेनिंग देने में, कोई इस तरह का कोई? ऐसा अभी तक मेरे तो सानिध्य में कोई आया नहीं है कि उनका भित्ति चित्र के क्षेत्र में कोई सीधा शेखावाटी के क्षेत्र में कुछ रहा। ये जरूर हो सकता है, जैसे जयपुर बीकानेर है, वहाँ पर एक आध कमरों में राजा प्रसाद महलों के अंदर, और जरूर उन लोगों ने कुछ इटालियन पेंटर भी आए, पर उनका कोई प्रभाव स्पष्ट है वो शेखावाटी के चित्रों में नहीं दिखाई देता। केवल एक है, वो बालूराम था, एक मंडावा का सीजारा जो पेंटर था, तो उसने राजा रवि वर्मा की स्टाइल के अंदर और लोगों की पोर्ट्रेट बनानी शुरू करी थी। अच्छा। और पेंटिंग्स खूब बनानी शुरू कर दी थी। तो ये जितने भी ठाकुर थे, आसपास के राजा थे, उनकी पेंटिंगें उनको आज भी पुरानी खुश होती है। ये करीब हो गई आपके 1940 के आसपास। तो बस केवल वही प्रभाव जिसको कहें, और बाकी अंग्रेज़ों का ठीक है उस तरीके की, उस स्टाइल की, और मैं अंग्रेजी नहीं कहूँगा, मैं उसमें पूरा यूरोपियन कहना उचित समझूँगा, पूरा यूरोपियन कहना उचित समझूँगा, पश्चिमी प्रभाव, 3 डायमेंशन की अगर अपन बात करते हैं तो 3 हाँ शुरू हो गया। और जहाँ तक इसका स्टडी का मामला है, तो सबसे पहले आए ही थे वो एल्फिंस्टोन है, आपके 1808 में चूरू में से गुजरे थे। अच्छा। उनकी डायरी में उन्होंने लिखा कि चूरू की बाजार की हालत इतनी खराब हो गई थी कि मुझे गिफ्ट खरीदनी थी तो मुझे केवल एक टोकरी मिली। अच्छा। और बोलियो की बात है, क्षमा करना, उसके लिए बोलियो ने ये चीज लिखी थी कि इतना बर्बाद हो चुका था यहाँ का व्यापार। अब 1808 में मैं कहूँगी बाजार बर्बाद हो चुका था, तो उस वक्त हवेलियाँ इतनी कहाँ होगी, इतनी होती नॉर्मल बात है। तो बोलियो लॉकेट, पर वो 1830 की बात हो गई, 1808 की बात नहीं, 1830 की बात। फिर एक कर्नल विल्स भी आए थे, वो डायरेक्टली नहीं आए थे यहाँ पर, फिर भी वो थोड़ी दूर से निकल गए। और वैसे देखें तो वो एक जर्मन आया था, राइनहार्ड, जिसने फतेहपुर, वो मर्चेनरी था, वो बोला पैसे दो मुझे, मैं किसी की तरफ से लड़ूंगा। तो वो अलग अलग राजा महाराज की फौज में आ जाता था, तो वो आकर के उसने फतेहपुर पर आपके अटैक किया था। अच्छा। ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती रही, कोई विशेष प्रभाव, क्योंकि ये कोई डायरेक्टली मामला नहीं था। अंग्रेजों ने शेखावाटी पर कभी भी सीधे तौर पर कब्जा नहीं किया, राज नहीं किया, न कब्जा किया न राज किया, दोनों ही बातें हो गई। केवल शेखावाटी ब्रिगेड बनी, उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि आपके व्यापार सुचारू रूप से चलता रहे और सुरक्षित हो जाए, लोग वहाँ ट्रेड रूट सेफ हो जाए, यही बात है। एक अंतिम क्वेश्चन और है, पर मैं मूलतः जैसे रतननगर से बिलोंग करता हूँ, तो रतननगर के संदर्भ में आपके क्या विचार है? पर्यटन क्या वहाँ संभावना है? संभावना सारे क्षेत्र से जोड़ करके देखते हैं ना, तो यहाँ एक दिक्कत होनी शुरू हो गई, क्षेत्र बहुत बड़ा हो गया। अगर एक जगह केंद्रित होता, भाई एक ही जगह, जैसे जैसलमेर है, पूरे क्षेत्र में एक ही शहर है, तो हर चीज वहीं केंद्रित हो गया, तो सरकार भी जोर लगा सकती है। आज अगर कोई चीज सरकार भी प्रयास करती है या लोकल आर्मी भी प्रयास करता है, तो उसके लिए इतना पर्यटन वो नहीं ला सकता कि उसको लंबे समय तक चला सके। ये दिक्कतें आनी शुरू हुई। हालांकि मंडावा जो है इसको हम मानेंगे, वो गढ़ है, मध्य मानेंगे, पर इसके आसपास नौलगढ़ में भी ठीक है, और रतननगर में ठीक है, हो सकता है। और रतननगर और चूरू की एक खास बात हो सकती है
कि बाकी का जो शेखावाटी का क्षेत्र है वो रेल मार्ग से अच्छी तरह से नहीं जुड़ा हुआ है। हाँ। चूरू की ये विशेषता है। तो जो बजट टूरिस्ट है, बजट टूरिस्ट का मामला है, वो चूरू रेलवे स्टेशन का उपयोग कर सकता है। अच्छा। तो बीकानेर से जुड़ गए, जयपुर से जुड़ गए, बम्बई से जुड़ गए, कलकत्ते से जुड़ गए। तो जो महंगा नहीं हो, जो कार अफोर्ड नहीं कर सके, रेल मार्ग से जो लोग बाग आते हैं, इनको कोई ढंग से कर सके तो इस क्षेत्र में डेवलपमेंट रतनगर चूरू से बहुत पास है। हाँ बिल्कुल। चूरू का तो मैं कहूँ यहाँ ऑटो रिक्शा बहुत ज़्यादा हो गए और क्षेत्र है वो आप हवेलियों के अंदर जाकर के नहीं देख सकते। हाँ। दिक्कत ये आती है। हाँ, प्राइवेसी बात भी ठीक है, अगर मेरा घर है तो मैं बोलूँ भाई आप पर्यटक हैं तो ठीक है, रोजाना नहीं आ सकते। और एक पर्याप्त पर्यटक जब आने शुरू होंगे तो मैं उसको म्यूजियम में बदल दूंगा मेरे घर को। ऐसा हो सकता है। रतनगढ़ मेरे मित्र है वो आपके विजय सिंह जी, विजय सिंह राठौड़, तो बीकानेर में थोड़ा पर्यटन का काम करते हैं, केबल सफारी का। तो उन्होंने भी एक छोटा सा प्रयास किया है कि वहाँ पर एक होम स्टे के तरीके का खेत के अंदर ग्रामीण पर्यटन बढ़ेगा। हाँ, रूरल टूरिज्म। हाँ, रूरल टूरिज्म। तो संभावनाएं हैं, हमेशा रहती है। किसी भी क्षेत्र में हमेशा संभावनाएं रहती है। अब प्रश्न ये होता है कि हम सरकार की तरफ नहीं देखें। कोई भी संपन्न व्यक्ति है, उसके पास समय है और पैसा है 10 साल के लिए, तो उसके बाद में पर्यटक अवश्य प्रारंभ हो जाएंगे। हाँ, अंत में मैं आपका हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा, चूँकि आप टूरिज़्म के क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रहे हैं और जितना ज़्यादा अनुभव आपको है मेरे ख्याल से शेखावाटी में किसी को भी नहीं है। और आपने अपने अमूल्य विचार, अपना अमूल्य समय इस साक्षात्कार के लिए दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पर मैं इसमें बहुत बड़ा श्रेय मेरे मित्र हैं इंग्लैंड से आए हुए आयले ऊपर को देना चाहता हूँ। अच्छा। हमारा जो पुरखों का शहर बिसाऊ है, तो करीब 1980 की बात है। मैं तो बाजार में जा रहा था, अचानक साइकिल पर अचानक मुझे अंग्रेज दिखाई दिया, बातचीत करने लगे। तो उन्होंने मुझे पूछा कि इसकी कहानी बता सकते हो परिचित कर दिया। मैं हाँ बता सकते हैं। वहाँ से मित्रता शुरू हुई। तो होता क्या है कि अगर आप जहाँ पैदा हुए हैं, पले बड़े हैं, तो हमारे को पता नहीं है कि इसका मूल्य क्या है। बिल्कुल। कोई बाहर वाला कहता है अरे आपके यहाँ जोरदार चीज, तो उस आदमी ने अपना सारा जीवन शेखावाटी के चित्रों को अध्ययन में लगाया और 3-4 पुस्तकें भी लिख दी उन्होंने। इस सबसे पहली और सबसे ज़्यादा ज्ञानवर्धक, सबसे ज़्यादा पूर्ण ऑथेंटिक जिसको बोलेंगे ज्ञानवर्धक किताबें हैं। और इसके अलावा उन्होंने एक गाइड बुक लिखी, वो सबसे बढ़िया है, चूरू झुनू सीकर के लिए, जिसमें हर शहर में करीब 25 से 30 बिल्डिंग्स है। वो सारी की सारी आइडेंटिफाई, उनकी विशेषताएं बताई गई है, क्यों है, क्या है, पूरा इतिहास है सारा का सारा। तो वो कंप्लीट गाइड में ये कर सकूँ। और उन्होंने एक किताब जो आपके राजस्थान हवेली एक्सप्लोरिंग शेखावाटी, वो तो बड़ी विशेष है। उन्होंने बोली और जो लोकेट की जो यात्राएं थी, तब साफ है कि आपके 1830 में शेखावाटी में क्या था, उन लोगों ने जो यात्रा वृत्तांत है उसको आज की दृष्टि से कंपेयर करके, मेरे जो भाई हैं रविंद्र शर्मा, वो उनके साथ गए थे। तो आयला ऊपर इन लोगों ने इंडियन नेशनल ट्रस्ट के लिए भी हर शेखावाटी की लगभग हर एक बिल्डिंग का डॉक्यूमेंटेशन किया। तो 1984 से 86 तक के बीच का वो सर्वश्रेष्ठ गणना, जिसको कहेंगे एक प्रकार से जनगणना, बेस्ट डॉक्यूमेंट, उसकी आपके विशेषताओं के साथ में। तो वो एक चीज़ इन दो लोगों ने बहुत किया। मेरा तो काम केवल ये जो है ये बताने का ही है और मैं इसका आनंद लेता हूँ। तो मैं तो एक ही बात कहूँगा शेखावाटी के लोगों को कि आप इन्हें इमारतों से घृणा मत करिए, इनको शोषण का प्रतीक मत मानिए, ये मानिए कि आपकी है, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है। इनकी रक्षा करिए, सहयोग कीजिए, साफ सुथरे रहें, स्वच्छता का ध्यान रखें और जो भी पधारो हमारे देश, जो भी आगंतुक आता है, मेहमान आता है, उसका स्वागत करें। तो इससे रोजगार की क्षेत्र की बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ेगी, अवश्य बढ़ेगी। ये मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सर।